आज के इस क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो फोकस पॉइंट होगा, आज के एनालिसिस का जो फोकस पॉइंट होगा, भू राजस्व और भाषा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में भू राजस्व और भाषा क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। कैसे एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है, अभी आपको यहाँ पे इस एनालिसिस में आपको सीखने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इसके थ्रू आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के जो क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, उससे भी आप जान पाएंगे। आप जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, उस एनसीईआरटी की बुक के भीतर किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस होना है, किस चैप्टर पे आपको कम फोकस होना है, और प्रत्येक चैप्टर के भीतर जो टॉपिक्स दिए गए उन टॉपिक्स में कहां पे आपको ज्यादा समय देना है, कहां पे आपको कम समय देना है, ये एंगल, ये अप्रोच भी आपको जानने को मिलेगा। यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये 6 क्वेश्चन 1 to 6 क्वेश्चन और एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक और एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक से पूछे गए हैं। इससे क्लियर होता है कि जो और एनसीईआरटी की बुक है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए कितना आवश्यक होता है। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चे एनसीईआरटी की बुक से दूर चले जाते हैं। क्यों दूर चले जाते हैं? क्योंकि जब उनको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती है तो धीरे धीरे उससे दूर हटने लगते हैं। तो आप यदि एनसीईआरटी की बुक से दूर जा रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी की बुक को इग्नोर कर रहे हो, उससे आप दूर जा रहे हो, तो आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में सफलता से भी दूर हो जाओगे। इसलिए एनसीईआरटी की जो बुक है, कितनी भी प्रॉब्लम आपके सम्मुख आए, आपको एनसीईआरटी की बुक को समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो क्लास मैं ले रहा हूं, ये क्लास आपको एनसीईआरटी की बुक को समझने में आपकी हेल्प करेगा। आइए डिस्कस करते हैं। यदि हम क्वेश्चन 3 की बात करें, क्वेश्चन 3, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमिदान दिया? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमिदान किया? फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त, पाल, राजपूत, प्रतिहार। इसका जो सही आंसर होगा गुप्त राजवंश ने, यानी गुप्त राजवंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर भूमिदान किया। और इस भूमिदान को क्या कहा जाता है? अग्रहार कहा जाता है। गुप्त राजवंश के द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को बड़े पैमाने पर भूमिदान किया गया, जिसे अग्रहार कहा जाता है। इस भूमिदान को क्या कहते हैं? अग्रहार कहा जाता है। ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यूपीएससी एग्जाम में जो प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस कीवर्ड के होते हैं। आपसे पूछ लेता है कि ये कीवर्ड किससे रिलेटेड है। तो जो अग्रहार है किससे संबंधित है? भूमिदान से संबंधित है। अग्रहार किससे संबंधित है? भूमिदान से संबंधित है। यदि हम भूमिदान की बात करें, भूमिदान के बारे में अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं, तो जो भूमिदान की प्रथा है, ये मौर्योत्तर काल में शुरू हुई। भूमिदान की प्रथा मौर्योत्तर काल में शुरू हुई। किस राजवंश के द्वारा? सातवाहन राजवंश के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल आया, और उस मौर्योत्तर काल का एक राजवंश था, क्या? सातवाहन राजवंश। इस सातवाहन राजवंश ने फर्स्ट टाइम इंडिया में, भारत में भूमिदान प्रथा की शुरुआत की। किस शासक ने फर्स्ट टाइम भूमिदान प्रथा की शुरुआत की?
सातवाहन शासकों ने की। इस एंगल पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस सातवाहन, स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस एंगल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजवंश ने फर्स्ट टाइम भूमिदान की प्रथा को शुरू किया। किस राजवंश ने? सातवाहन राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 है कि गुप्त काल में यानी गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व की जो दर थी वो उपज का 1/6 पार्ट होता था, 1/6 भाग होता था। गुप्त साम्राज्य में जो भू राजस्व होता था, जो राजकीय भूमि पर जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, गुप्त साम्राज्य में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का 1/6 भाग किसके रूप में देना पड़ता था? टैक्स के रूप में, कर के रूप में देना पड़ता था। गुप्त साम्राज्य में जो लोग राजकीय भूमि का मतलब क्या हुआ? जो राजा की भूमि होती थी, राजकीय भूमि जिसपे राजा का क्या होता था? अधिकार होता था। जिसपे राजा का क्या होता है? राजकीय भूमि का मतलब क्या हो? जिसपे राजा का क्या है? अधिकार है। उस भूमि पर जो लोग कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/6 पार्ट देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रहे, ये अभी एक पॉइंट यहां पे देखिएगा, ये जो भू राजस्व की दर है ये 1997, 95 और 92 में पूछा गया 3 टाइम्स। 97, 95, 92 में ये भू राजस्व की दर पे क्वेश्चन 3 टाइम्स स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रहित कृषि भूमिदान। कर रहित मतलब टैक्स फ्री। कर रहित का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री। कर रहित का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री कृषि भूमिदान किसे किया गया? टैक्स फ्री यानी कर रहित का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री कृषि भूमिदान किसको किया गया? तो इसका जो आंसर होगा ब्राह्मणों और मंदिरों को। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमिदान किया गया वो क्या था? कर रहित मतलब क्या था? टैक्स फ्री था। ब्राह्मणों और मंदिरों के द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमिदान किया गया वो क्या था? कर रहित यानी टैक्स फ्री था, यानी इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमिदान किया गया वो क्या था? कर रहित था। राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमिदान किया गया वो क्या था? कर रहित यानी टैक्स फ्री था, यानी ब्राह्मणों और मंदिरों को इस पे टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसको क्या किया गया? ये टैक्स फ्री था, इस पे कोई कर नहीं लगता था। जो भूमिदान राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को दिया जा रहा है वो क्या है? टैक्स फ्री है, यानी उस पे कोई कर राजा के द्वारा उस पे कोई कर नहीं लिया जा रहा है। और ये जो भूमि होती थी इस पे ब्राह्मणों और मंदिरों का पूर्ण स्वामित्व होता था। राजा के द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उस पे ब्राह्मणों का और मंदिरों का पूर्ण स्वामित्व होता था। साथ ही साथ वो भूमि टैक्स क्या होती थी? फ्री होती थी। अभी आपको बताया गया कि भूमिदान की प्रथा को किसने फर्स्ट टाइम शुरू किया? सातवाहन राजवंश ने। और बड़े पैमाने पर भूमिदान किसने किया? गुप्त राजवंश ने। गुप्त राजवंश ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों और मंदिरों को क्या किया? भूमिदान किया। तो अभी आप देखिए इस पॉइंट को लेकर के 2 क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व की दर और ये एक क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 3 को अगर आप देखें, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 3 को अगर आप देखें, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी ये कितना इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई कर। अब यहाँ पे एक पॉइंट में आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे
जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, हमने आपको पहले कहा था कि मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, और वो स्टेट पीसीएस एग्जाम के वो क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। यानी स्टेट पीसीएस एग्जाम की जो स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए होते हैं, उन क्वेश्चंस की यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये मैं 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पे आपको बता रहा हूं। और साथ ही साथ इसका फायदा ये होता है कि आपकी फैक्ट पे बेहतर पकड़ बन जाती है, आपकी फैक्ट पे बेहतर पकड़ बन जाती है। और हमने आपको कहा था कि यूपीएससी एग्जाम को अगर आप देखें, अगर यूपीएससी एग्जाम के नेचर को देखें तो दिन प्रतिदिन उसमें फैक्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर आपका रिजल्ट रुक रहा है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तैयारी अच्छी होने के बाद अगर आपका रिजल्ट रुक रहा है तो फैक्ट बेस्ड पॉइंट के कारण ही रुकता है, क्योंकि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो बार बार आपसे भूल जाते हैं, वो आपके दिमाग में बैठ नहीं पाते। जब भी आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन से प्रीलिम्स एग्जाम रुक रहा है तो उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड पॉइंट बार बार आपसे भूल जाते हैं। इसलिए फैक्ट बेस्ड पॉइंट पे पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके लिए जो स्टेट पीसीएस एग्जाम के जो प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से, स्टेट पीसीएस एग्जाम के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बार बार आपकी फैक्ट पे एक बेहतर, एक अच्छी पकड़ बन जाती है। फैक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं वो फैक्ट बेस्ड एग्जाम होते हैं। फैक्ट बेस्ड पॉइंट पे क्वेश्चंस वहां पे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन से सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? सिंचाई कर को वितक भागम अथवा उदक भाग। स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सिंचाई कर को क्या कहते थे। स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंचाई कर को क्या कहते थे। सिंचाई कर को वितक भागम अथवा उदक भाग के नाम से जानते थे। वितक भागम अथवा उदक भाग को क्या बोलते हैं? सिंचाई कर बोलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट ये जो कुल्यावा, देखिए ये आईएएस एग्जाम 2020 में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी हमने आपको बताया कि भू राजस्व की दर पे 97, 95, 92, फिर यहां देखो ये इसी भू राजस्व रिलेटेड क्वेश्चन से। तो आप देख रहे हैं कि ये इस 2020 से पहले अगर आईएएस एग्जाम तो जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी किससे बना हुआ है? भू राजस्व पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आईएएस एग्जाम 2020 में पूछा गया है, ये भी किस पॉइंट से पूछा गया? भू राजस्व से। और 2020 से अगर आप पहले जाएं तो आपको दिख रहा होगा कि 2020 से पहले मल्टीपल टाइम इस भू राजस्व पे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो और ये यानी ये भू राजस्व जो है क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। और फिर देखिए इसी भू राजस्व पे फिर कब क्वेश्चंस बनता है? आईएएस एग्जाम 2020 में। इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे क्लियर हो रहा है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का, तो ऐसे एरिया, ऐसे टॉपिक्स जहां पे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का, वहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती। मैं आपको ये इसके थ्रू में आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चंस पे, उस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। खास तौर से अगर पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चंस है और बार बार पूछा गया है तो उस पॉइंट पे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आपको उस पर ज्यादा फोकस, आपको अपने टाइम को उस एरिया पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको वहां पे ज्यादा फोकस होना है। यदि कुल्यावाप की बात करें, द्रोणावाप की बात करें, कुल्यावाप, द्रोणावाप, ये क्वेश्चंस आईएएस एग्जाम 2020 में आया था और इस क्वेश्चंस के बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी की बुक में नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन इसमें इसके कीवर्ड थे कुल्यावाप, द्रोणावाप से
और ऑप्शन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन सही था, क्योंकि देखिए इसमें द्रोड़ा वाप और कुल्या वाप आ रहा है। द्रोड़ा वाप तो वाप से मेजरमेंट माप का पता चल रहा है, तो ऑप्शन में था, इसका मतलब होता है कुल्या वाप और द्रोड़ा वाप। यहां पे अच्छा, इस पॉइंट के बारे में यहां पे नहीं लिखा गया है, सॉरी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कुल्या वाप और नहीं, यहां पे तो लिखा गया, यहां पे पॉइंट कुल्या वाप, द्रोड़ वाप, अधवाप। कोल्यवाप, द्रोणवाप ये भूरजस का एक पार्ट है। कोल्यवाप, द्रोणवाप, अधवाप को क्या कहा जाता है? भूमिमाप कहा जाता है। भूमिमाप। कोल्यवाप, द्रोणवाप, अधवाप को क्या कहा जाता है? भूमिमाप कहा जाता है। तो आंसर में भूमिमाप दिया था। आंसर में 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था भूमिमाप। तो इस द्रोणावाप और कोल्यवाप, जो वाप शब्द है, इस वाप को हमने उस आंसर से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा आंसर सही हो गया था, जबकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मैं किसी भी सोर्स से इसको नहीं पढ़ा था। यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन ये दर्शाता है, यूपीएससी एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी लेवल की तैयारी अच्छी है, एनसीईआरटी लेवल के फैक्ट और कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को आंसर के थ्रू, जो आंसर उसमें दे रहे थे, उससे आप कनेक्ट करके आप सही आंसर तक चले जाते हैं। तो कुछ जो मेन कीवर्ड्स होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पता होते, उस क्वेश्चंस को भी टैकल किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा शांत रहें और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। तो कीवर्ड्स, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, उसमें उस कीवर्ड्स में उसके आंसर छिपे रहते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कुल्यावाप और द्रोणावाप किससे संबंधित है? भूमिमाप से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमिमाप से संबंधित है, जो भू राजस्व का क्या होता है? एक पार्ट होता है। अब कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं? अब हम देखेंगे स्त्री और शूद्र गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में स्त्री और शूद्र किस भाषा को बोलते थे? ये जो क्वेश्चंस आईएएस एग्जाम 1995 में पूछा गया है, ये क्वेश्चंस आईएएस एग्जाम 1995 में जो पूछा गया है, ये क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछा गया? भाषा के बेसिस पे, भाषा के एंगल पे पूछा गया है। आईएएस एग्जाम 1995 में पूछा गया कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त काल में स्त्री और शूद्र किस भाषा का प्रयोग करते थे? किस भाषा का उपयोग करते थे? तो गुप्त काल में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। तो भाषा जो होता है, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे, मिडिल हिस्ट्री पढ़ रहे, तो प्रत्येक चैप्टर जो आप पढ़े, जिन भी शासक का आप काल पर जो भी साम्राज्य आप पढ़े, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, तो इन सब में आपको देखना है कि कौन सा शासक कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा को अपना रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। लैंग्वेज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो हिस्ट्री के थ्रू एंशिएंट और मिडिल हिस्ट्री जो होती है, उनमें जो लैंग्वेज का एक कंपोनेंट होता है, एक जो भाषा का एंगल होता है, वो क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। तो इसलिए भाषा एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है यहाँ से क्वेश्चन बनने का। तो आपको भाषा, जो भी चैप्टर आप पढ़े एंशिएंट और मिडिल हिस्ट्री के, वहां पे जो आप लैंग्वेज, जो भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां से एनसीईआरटी की बुक से जो आप भाषा के बारे में सीख रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या टेस्ट में जो आप लैंग्वेज के बारे में लर्न कर रहे हैं, आपको उसको लैंग्वेज के बारे में नोट कर लेना चाहिए, शॉर्ट नोट्स की बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। तो स्त्री और शूद्र किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृतिक भाषा एक आम बोलचाल की भाषा होती थी, जिसे आप आसानी से समझ सकते थे, जिसे आसानी से अधिक लोग समझ सकते थे। जबकि जो संस्कृत है, ये आम लोगों के लिए एक कठोर, एक डिफिकल्ट लैंग्वेज होती थी। जैसे आज के समय में हिंदी लैंग्वेज लोगों को ज्यादा समझ में आती है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को कम समझ में आती है। इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को कम समझ में आती है, जबकि हिंदी लैंग्वेज लोगों को ज्यादा समझ में आती है। अगर आप किसी गांव में जा रहे हैं, आप 1 गांव 2 गांव विजिट कर रहे हैं, 10 गांव 100 गांव विजिट कर रहे हैं, अगर वहां पे आप जाएंगे तो आपको किस भाषा में आपको बोलना, अगर आप अपनी बात को लोगों को समझाना चाहते हैं, तो कौन सी भाषा आपको अपनानी पड़ेगी? मोस्टली आपको हिंदी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को
लोगों को समझने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, कठिनाइयां होती है। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में जो लोगों के लिए, जैसे आज लोगों के लिए हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज, हिंदी आसान लैंग्वेज है जिसमें वो लोगों की बातों को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में प्राकृत भाषा भी एक आसान लैंग्वेज थी जिससे लोग आसानी से समझ सकते थे, जबकि संस्कृत क्या थी, एक कठोर लैंग्वेज थी। यदि हम प्राकृत भाषा की बात करें तो गुप्त साम्राज्य में प्राकृत और संस्कृत दोनों गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में प्राकृत और संस्कृत ये दोनों भाषा बोले जाते थे, लेकिन जो संस्कृत थी ये राजकीय भाषा थी। गुप्त साम्राज्य में गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी, जिसे उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा बोला जाता था, जिसे उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा बोला जाता था। गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में संस्कृत राजकीय भाषा थी जिसे उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा बोला जाता था। और इस संस्कृत भाषा को किस कंपोनेंट ने बल प्रदान किया, यानी संस्कृत भाषा को किस कंपोनेंट ने बढ़ावा दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस काल में मतलब गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में धार्मिक साहित्य की रचना में वृद्धि। इस काल में मतलब गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में धार्मिक साहित्य की रचना में वृद्धि हुई, जैसे रामायण और महाभारत चौथी शताब्दी ईस्वी में, जैसे रामायण और महाभारत चौथी शताब्दी ईस्वी में पूर्ण हुए थे। जैसे रामायण और महाभारत चौथी शताब्दी ईस्वी में पूर्ण हुए थे। इस काल में यानी गुप्त काल में धार्मिक साहित्य की रचना में वृद्धि हुई, जैसे रामायण और महाभारत चौथी शताब्दी ईस्वी में पूर्ण हुए थे। इस कंपोनेंट ने, इस कारक ने, इस फैक्टर ने संस्कृत भाषा के डेवलपमेंट को, संस्कृत भाषा के विकास को बल प्रदान किया। इस कारक ने, इस फैक्टर ने संस्कृत भाषा को यानी धार्मिक साहित्य की रचना में वृद्धि ने, यानी धार्मिक साहित्य की रचना में वृद्धि ने संस्कृत भाषा के विकास को बल प्रदान किया। जबकि यदि प्राकृत भाषा की बात करें तो सातवाहन राजवंश, अभी आपको बताया गया कि मौर्योत्तर काल का एक राजवंश सातवाहन राजवंश था, जिसकी राजकीय भाषा क्या थी, इस सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी। इस सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी। और सम्राट अशोक ने भी प्राकृत भाषा को अपनाया था। सम्राट अशोक ने भी प्राकृत भाषा को अपनाया था। जबकि गुप्त साम्राज्य की अगर हम भाषा की बात करें तो प्राकृत थी, प्राकृत भाषा भी थी, संस्कृत भाषा भी थी। गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में प्राकृत भाषा किसके द्वारा बोला जाता था, स्त्री और शूद्र के द्वारा, यानी जो निम्न लोअर क्लास के लोग होते थे, जो लोअर क्लास के लोग होते थे गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में जो लोअर क्लास के लोग होते थे, गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में जो लोअर क्लास के लोग होते थे वो प्राकृत भाषा को बोलते थे। जबकि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो उच्च क्लास के लोग होते थे, जो अपर क्लास के लोग होते थे, उच्च वर्ग यानी जो अपर क्लास के लोग होते थे वो संस्कृत भाषा को बोलते थे। यदि हम इन दो लैंग्वेज की बात करें तो जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध लैंग्वेज थी, वो थी संस्कृत, जो राजकीय भाषा थी। गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी, जो मुख्य लैंग्वेज थी, जो मुख्य भाषा थी, वो क्या थी, संस्कृत थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इस पॉइंट पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ये क्वेश्चन महिलाओं की दशा पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन महिलाओं की दशा पे पूछा गया है कि किस काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी? किस राजवंश में स्त्रियों की पुरुषों के बराबर, किस वंश में, किस राजवंश में, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यानी किस काल में स्त्रियों की दशा
बहुत अच्छी अच्छी थी। इसमें जो आंसर है वो एक है गुप्त, मौर्य, चोल, कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा कोई नहीं, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। क्वेश्चन था कि किस वंश में, किस राजवंश में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। यानी ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे है कि किस काल में स्त्रियों की दशा सबसे अच्छी थी, जो पुरुषों के बराबर, जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त थे वही अधिकार स्त्रियों को प्राप्त थे, ऐसा किस काल में था। तो आंसर में है गुप्त, मौर्य, चोल, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कोई नहीं, इसका जो सही आंसर होगा कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, कोई नहीं। इसमें से कोई भी इन चार ऑप्शन में ना तो गुप्त है, ना तो मौर्य है, ना तो चोल है, तो क्या होगा कोई नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ऋग्वैदिक काल एक ऐसा काल है जहां महिलाओं की स्थिति, पूरे प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में एक काल ऐसा है जहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, जो किसके बराबर थी, पुरुषों की बराबर थी। एक ऐसा काल जहां पे महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी, जो पुरुषों की बराबर थी, वो एक ऐसा काल, वो एक ही काल है, वो क्या है, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में, केवल ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। केवल ऋग्वैदिक काल में, केवल ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। केवल ऋग्वैदिक काल में, केवल ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। इसके बाद आफ्टर दैट महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक, वो कौन सा काल है, देखिए पहला एंगल है वो कौन सा काल है जब महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, पुरुषों के बराबर थी, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और वो कौन सा काल है जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू हो जाती है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू होती है और आगे ये गिरावट बढ़ती जाती है। महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति और खराब होती है, मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति और खराब होती है, मरणोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति और खराब होती है, और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति और खराब होती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम प्राचीन भारत में फर्स्ट टाइम सती प्रथा का शुरुआत कब होता है, गुप्त काल में होता है। प्राचीन भारत में फर्स्ट टाइम सती प्रथा का शुरुआत कब होता है, गुप्त काल में होता है। कैसे पता चलता है, एरर अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त काल में फर्स्ट टाइम सती प्रथा की शुरुआत होती है। फर्स्ट टाइम सती प्रथा की शुरुआत कब होती है, गुप्त काल में होती है। किस अभिलेख से पता चलता है, एरर अभिलेख से पता चलता है। तो ये दर्शा रहा है कि ऋग्वैदिक काल से जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है। और जो सबसे अधिक महिलाओं की स्थिति जो आपको खराब दिख रही है, वो किस काल में दिख रही है, गुप्त काल में। क्योंकि इस काल में किसकी शुरुआत होती है, सती प्रथा की शुरुआत होती है। ये किससे पता चलता है, एरर अभिलेख से हमें पता चलता है। यानी ऋग्वैदिक काल के बाद जैसे आप आगे के काल में जाते हो, महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। तो एक एंगल ये, इस एंगल से, ये क्वेश्चन 4 का जो एंगल है, इस एंगल पे क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, किसी न किसी टॉपिक को बेस बना के, आधार बनाकर। तो लगभग जो क्वेश्चंस थे, एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन 2 था कि सती प्रथा की जानकारी आपको किस अभिलेख से मिलती है। स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, जो और एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। सती प्रथा की जानकारी आपको किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो अभी आपको बताया गया कि सती प्रथा की जानकारी एरर अभिलेख से प्राप्त होती है। किस अभिलेख से प्राप्त होती है, एरर अभिलेख से प्राप्त होती है, एरर अभिलेख से प्राप्त होती है। आपका होमवर्क है, आपको ये पता करना है कि जो एरर अभिलेख है ये किस राज्य में स्थित है, एरर अभिलेख किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है, एरर अभिलेख किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स थे, टैक्स को लेकर के, राजस्व को लेकर के, टैक्स को लेकर, गुप्त काल में भू राजस्व के अंतर्गत टैक्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसपे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे उदरंग अथवा उदरंग का मतलब क्या होता है, भूमिकर। उदरंग अथवा उदरंग को क्या बोलते हैं, भूमिकर बोलते हैं। उदरंग अथवा उदरंग क्या होता है, भूमिकर होता है।
हेयरडे को क्या बोलते हैं? हेयरडे को क्या बोलते हैं? नगद कर। हेयरडे को क्या बोलते हैं? नगद कर बोलते हैं। हेयरडे को क्या बोलते हैं? नगद कर बोलते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है उपरनिका। उपरनिका क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। उपरनिका भू राजस्व रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उपरनिका। उपरनिका को क्या बोलते हैं? स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से। ये जो उपरनिका है, उपरनिका जो किससे लिया जाता था? स्थायी तथा अस्थायी रूप से। ये उपरनिका एक टैक्स का प्रकार है। उपरनिका एक टैक्स का प्रकार है, कर का एक प्रकार है जो किससे लिया जाता था? स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से। उपरनिका स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। इस एनालिसिस के थ्रू क्लियर हो गया है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि जो भू राजस्व है, गुप्त साम्राज्य के अंदर, गुप्त साम्राज्य टॉपिक के अंदर जो भू राजस्व का टॉपिक्स है, क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। इसी प्रकार जो भी चैप्टर आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, मिडिल हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, उन चैप्टर के भीतर जो भू राजस्व होता है और जो लैंग्वेज होता है, क्वेश्चंस का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। आई होप दैट ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।